नमस्कार, मैं रवीश कुमार। न्यूज क्लिक मामले में दिल्ली पुलिस ने आज केरला में किसी रिपोर्ट में यह संख्या 50 के पार बताई गई है। इस हिसाब से देखिए तो देश भर के पत्रकारों पर आतंकी धारा, यूएपीए और छापे का खतरा मंडरा रहा है। तेलंगाना राज्य वर्किंग पत्रकार संघ की तरफ से पत्रकारों का यह मार्च भरोसा भी दे रहा है कि पुलिस के दमन के खिलाफ पत्रकार एक साथ आ रहे हैं। मगर एक सवाल भी सामने से आता दिख रहा है कि यह केवल पत्रकारों का ही सवाल क्यों बना हुआ है। क्या जनता पर इन घटनाओं का कोई असर नहीं? यह भी कड़वा सच ही है कि जनता से जैसी प्रतिक्रिया की उम्मीद थी वैसी नहीं आई, या फिर जनता डर गई है, उसे भी जेल का दरवाजा दिखने लगा है। वजह जो भी हो, पत्रकारों की लड़ाई उनके अकेले की लड़ाई बनती जा रही है। द वायर ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है कि 2010 से लेकर आज तक 16 पत्रकारों पर यूएपीए की धाराएं लगाई गई हैं। इनमें से 7 अभी तक जेल में हैं। ऐसे मामले दशकों चलते रहते हैं। बहुत कम लोगों को जमानत मिल पाती है। न्यूज क्लिक पर छापे के दौरान पूछे गए सारे सवाल किसी बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहे हैं। मुमकिन है किसी विदेशी अखबार में किसी के खिलाफ एक लाइन का प्लांट करवा दिया जाए और कार्रवाई शुरू कर दी जाए। अदानी के खिलाफ भी तो विदेशी अखबारों में लगातार छपा, मगर कोई छापेमारी नहीं हुई। अदानी के पक्ष में गोदी मीडिया चुप्पी साध गया, मगर न्यूज क्लिक को लेकर देशभक्त बनने लगा है। न्यूज क्लिक और उससे जुड़े पत्रकारों के यहां छापेमारी को लेकर गोदी मीडिया एक तरफा धारणा फैलाने में तमाम हदों को पार कर चुका है। जरूरी है कि मीडिया ट्रायल के इस खेल को समझने के लिए 3 साल पहले चले एक और मीडिया ट्रायल को आप देख लीजिए, जिसने रिया चक्रवर्ती को इंडिया का मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया था और देश के करोड़ों दर्शकों को कई हफ्तों तक बेवकूफ बनाया गया। उस साल गोदी मीडिया के स्क्रीन पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा आता था, इंडिया की मोस्ट वांटेड, ड्रग्स, ड्रामा और डेथ, हैशटैग सच की फिक्सिंग, अब तेरा क्या होगा रिया, ड्रग्स के खेल में गई रिया जेल में, रिया तूने क्या क्या किया, भाई शोविक अंदर, अब आएगा रिया का नंबर। केवल लिखा नहीं होता था, रिया की तस्वीरें होती थी। सैकड़ों कैमरे रिया चक्रवर्ती का घर से लेकर कोर्ट तक और थाने तक पीछा करते थे। एक व्हाट्सएप चैट के सहारे रिया चक्रवर्ती को खलनायक बना दिया गया। आज 3 साल बीत गए, रिया चक्रवर्ती के मामले में चार्जशीट भी दायर नहीं हुई है। न्यूयॉर्क टाइम्स में न्यूज क्लिक के बारे में केवल 2 लाइन छपा है। उसी के आधार पर इतनी बड़ी छापेमारी चल पड़ी और पत्रकारों के लैपटॉप, मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए। वही गोदी मीडिया जो दिन रात रिया चक्रवर्ती को हत्यारा साबित करता रहा, आज माफी मांग रहा है। रिया चक्रवर्ती से माफी मांगने वाली पत्रकार को देखना चाहिए था कि उनके चैनल पर रिया चक्रवर्ती को लेकर क्या क्या कहा गया था। आज तक के कार्यक्रम के 3 अलग अलग दिनों के टाइटल का यहां जिक्र कर दे रहा हूं। अब तेरा क्या होगा रिया, दूसरा कब तक खैर मनाएगी रिया, और तीसरा ड्रग्स के खेल में गई रिया जेल में। ये सभी अंजना ओम कश्यप के शो के टाइटल हैं। जबकि इंडिया टुडे की प्रीति चौधरी अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती से कहती हैं कि मुझे उम्मीद है कि मेरा चैनल उनमें से एक नहीं था, और मीडिया कम्युनिटी की तरफ से माफी मांगती हैं। माफी मांगने वाली प्रीति चौधरी यूट्यूब में जाकर अपने चैनल के पुराने कवरेज को देख सकती हैं। हैरानी की बात है कि वही रिया चक्रवर्ती आज तक के इस कार्यक्रम में जाती हैं और अपना दर्द साझा करती हैं। गोदी मीडिया से कम यही पूछ लीजिए कि 3 साल में सीबीआई ने चार्जशीट तक दायर नहीं की, तब इन सभी चैनलों ने रिया चक्रवर्ती और सीबीआई की नाकामी को लेकर कितने प्रोग्राम किए। न चार्जशीट दायर हुई, न केस बंद हुआ। इसलिए 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद गोदी मीडिया के मीडिया ट्रायल को यहां याद करने की जरूरत है। इसी तरह अब ये चैनल पत्रकारों को आतंकवादी साबित करने में लग गए हैं। इसलिए एफआईआर को ठीक से पढ़ा जाना चाहिए। इस एफआईआर को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। इन सवालों पर आने से पहले याद रखिएगा कि पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर यह एफआईआर सार्वजनिक किया है। इसके लिए न्यूज क्लिक को ही कोर्ट जाना पड़ा। दिल्ली पुलिस इस मांग का विरोध कर रही थी। एफआईआर में एक आरोप यह भी है कि न्यूज क्लिक ने चीन की टेलीकॉम कंपनी Xiaomi और Vivo को कानूनी मदद दिलाने के लिए एक नेटवर्क बनाया। टैक्स चोरी के मामलों का सामना कर रही इन चीनी कंपनियों को मदद पहुंचाने के बदले पैसे लिए। Xiaomi और Vivo का नाम आने पर सोशल मीडिया में लोग
सवाल कर रहे हैं कि ये कंपनियां तो कई जगहों पर क्रिकेट से लेकर टीवी कार्यक्रमों के प्रायोजक के रूप में नजर आती हैं। जब चैनलों और बीसीसीआई का इनसे पैसा लेना गुनाह नहीं है तो न्यूज़ क्लिक का पैसा लेना कैसे आतंकवाद हो गया? आतंकवाद की कौन सी कार्रवाई घटी है या साजिश हुई है? पुलिस को यह भी स्पष्ट करना चाहिए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि दिल्ली पुलिस का दावा है कि जिन चीनी कंपनियों ने पीएम केयर फंड में पैसा दिया है उन पर भारत को अस्थिर करने का आरोप है। अगर ऐसा है तो पीएम केयर फंड के चेयरमैन यानी प्रधानमंत्री पर केस क्यों नहीं हुआ? अप्रैल 2022 में ईडी ने शाओमी के 5500 करोड़ के डिपॉजिट जब्त कर लिए थे। उस समय महुआ मोइत्रा तृणमूल सांसद ने कहा था कि वही कंपनी है जिसने पीएम केयर फंड में 10 करोड़ का दान दिया। शाओमी ने बकायदा ट्वीट कर इस डोनेशन की जानकारी दी थी। इसी तरह टिकटॉक कंपनी ने भी ट्वीट कर बताया था कि पीएम केयर फंड में 30 करोड़ रुपया दिया है। तो क्या अब Xiaomi, हुआवे, वन प्लस और ओप्पो पर भी प्रतिबंध लगेगा? इन सभी चीनी कंपनियों ने पीएम केयर फंड को चंदा दिया है। ये सब उस समय की खबरों में छप चुका है। Xiaomi और Vivo के क्रम में एफआईआर में गौतम भाटिया का भी नाम आ गया। मीडिया ने लिखा है कि संविधान पर लिखने वाले वकील गौतम भाटिया ही हैं या कोई और हैं, पता नहीं। हिंदू अखबार ने गौतम भाटिया से संपर्क करने का प्रयास किया मगर उनकी प्रतिक्रिया नहीं मिली। इस पर पत्रकार एम.के. वेणु ने ट्वीट किया है कि Xiaomi और Vivo का नाम आतंक के मामले में साजिशकर्ता के रूप में आया है, जबकि ये कंपनियां भारत में सालाना 6000 करोड़ के फोन बेचती हैं और इनका मार्केटिंग और विज्ञापन का बजट 2000 करोड़ रुपए का है। वेणु का सवाल है कि दोनों कैसे हो सकता है? Xiaomi और Vivo के विज्ञापन से तो गोदी मीडिया के एंकरों को सैलरी मिलती है। आश्चर्यजनक बात यह है कि Xiaomi और Vivo दोनों का जो सालाना जो टर्नओवर है 60,000 करोड़ से ज्यादा है। Xiaomi का 40,000 करोड़ है और मेरे ख्याल Vivo का करीब 25,000 उस करोड़ के आसपास है। और ये दो कंपनियां बहुत जानी मानी कंपनियां हैं और पूरी तरह हिंदुस्तान में रजिस्टर्ड है और हिंदुस्तान में कई सालों से काम कर रही हैं और बहुत बड़े स्केल में ये दो कंपनियां इनकी एडवर्टाइजिंग बजट और मार्केटिंग बजट आप देखेंगे तो पिछले 5 सालों में इन्होंने कम से कम 8-10 हज़ार करोड़ इनका एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग का खर्चा है। और ज़्यादातर इनकी एडवर्टाइजिंग मेन स्ट्रीम मीडिया में जाती है, जिसे आप इस मेन स्ट्रीम मीडिया के तहत आप गोदी मीडिया भी कह सकते हैं। और इनको फंडिंग ज़्यादातर एडवर्टाइजिंग के जरिए मेन स्ट्रीम मीडिया में इनकी ज़्यादा फंडिंग जाती है। मगर दिल्ली पुलिस ने केस ये बनाया है कि ये एक न्यूज़ क्लिक की मदद कर रहे थे और किसी तरह न्यूज़ क्लिक को चाइनीज़ मनी और देश विरोधी हिंदुस्तान के विरोध प्रोपेगेंडा में मदद कर रहे हैं। और इस पे कोई अभी तथ्य सामने नहीं आई है और केवल एफआईआर में ये बात कही गई है। तो ये आश्चर्यजनक बात यह है कि अभी तक दिल्ली पुलिस ने इन दो कंपनियों में Xiaomi और Vivo इन पे अभी तक कोई रेड्स नहीं हुई है और इनमें इनके किसी अफसर या किसी भी एग्जीक्यूटिव्स एम्प्लॉय को अभी तक अरेस्ट नहीं किया है या पूछताछ नहीं करी है। और दूसरा, आईपीएल जो सीजन जो शुरू हुआ कोविड के बाद उसमें सबसे ज़्यादा पैसा Vivo ने लगाया 2022 और 23 में। और इसकी खबरें भी छपी है अखबारों में। और इस बात को जो बीसीसीआई के आला जो अफसर हैं उन्होंने इसको बड़ा वेलकम भी करा है कि किस तरह 1000 करोड़ से ज़्यादा स्पॉन्सरशिप आई थी 2022 और 23 में। और इसमें टाटा ग्रुप के अलावा Vivo का सबसे बड़ा योगदान है। तो ये बात बिल्कुल जो कॉन्ट्रडिक्शन जो आपके सामने हमारे सामने ये दिख रहा है कि एक तरफ दिल्ली पुलिस एफआईआर में इनका नाम दे रही है कि ये देश विरोधी काम कर रहे हैं चाइना के पक्ष में, और दूसरी तरफ इनका पूरा एक हिंदुस्तान के जो मीडिया सिस्टम में, एडवर्टाइजिंग में, आईपीएल जो क्रिकेट के सिस्टम में, फंडिंग में इनका पूरा योगदान है। अगर कोई कंपनी, वह भी चीन की, आतंक के मामले में साजिश करती हुई पकड़ी जाए तो उसके साथ क्या करना चाहिए?
कायदे से अभी तक तो उन कंपनियों को प्रतिबंधित कर देना चाहिए था, अभी तक इनकी फैक्ट्रियों पर ताला लग जाना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ है। इसकी जगह पर कार्टून बनाने वाले और न्यूज़ क्लिक की वेबसाइट के लिए 1 या 2 लेख लिखने वाले पत्रकारों के यहां पुलिस भेज दी गई। इस पैमाने से तो दिल्ली पुलिस को शाओमी और वीवो जैसी चीनी कंपनियों के सीईओ, हजारों कर्मचारियों और फोन बेचने वाले वेंडरों के यहां भी छापे मारने चाहिए और सभी के फोन